नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 के 13 अगस्त सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस की। देखो मैंने प्रीवियस ईयर का जो उस पर बेस्ड एक्सपेक्टेड सेट आपको करवाया था 12 सेट, 99% क्वेश्चंस उसी सेट से आ रहे हैं, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो आपने अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और CHSL का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था वो भी करके जरूर जाएं, वो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शिफ्ट का सोल्यूशन देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वो भी। पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ 247x y डिविजिबल बाई 3 7 एंड 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 8y, यानी 2x माइनस 8y की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है 3 7 एंड 11 से तीनों से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 3 7 एंड 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 × 7 × 11 से भी डिविजिबल होगी, यानी कि 3 7 21 और गुणे 11 यानी 231 से भी ये नंबर डिविजिबल होगी। और अगर कोई संख्या 231 से डिविजिबल है तो पहले आप लिख लो 247xy जो लिखा है। ये बताओ xy की जगह पे मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? आप कहेंगे 9 9, यानी हम इसको मैक्सिमम नंबर बना सकते हैं 2 4 7 9 9। अब अगर ये संख्या 231 से कटनी है तो हमें 231 से भाग करके चेक कर लेना चाहिए। यानी आप क्या काम करोगे, पहले जो संख्या दी गई इसकी मैक्सिमम नंबर xy की मैक्सिमम वैल्यू रख के संख्या बनाओगे, फिर उसको 231 से डिवाइड करोगे। 231 से डिवाइड करोगे, 231 का नाम 231, ये आपका आ जाएगा 1 6 169, जीरो बढ़ेगा, ये 9 बार जाएगा। और अगर आप 8 बार ले जाओगे तो नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 दूनी 14 2 16, यानी घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2 82, कितना हो जाएगा 82। यानी आपका आ गया, ध्यान दें अगर, तो ये आपका आ गया कि 82 शेषफल बच रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम ये संख्या 231 से डिवाइड कर रहे हैं तो 82 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब अगर इस संख्या में 82 ना होता, यानी 82 कम होती संख्या तो 231 से कट जाती। इसका मतलब अगर वो 231 से कट जाती तो वो 3 7 और 11 से भी कटती। यानी कि हमारी संख्या जो 231 से कट रही है वो इससे 82 कम होगी, तो आप इसमें से 82 घटा दो, यानी आपकी हो जाएगी 24717, यही हो जाएगी। यानी x की जगह पे 1 और y की जगह पे 7 आ रहा है। अब आपको निकालना क्या है, 2y माइनस 8x। ठीक है, 2y माइनस, यहाँ पे 2y माइनस 8x कर लीजिएगा। 2y माइनस 8x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, तो 2y यानी कि 2 7 14 माइनस 8x यानी कि 8 1 8, यानी 14 माइनस 8 यानी कि 6, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। समझ आ गया? मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। आपको पता है 3 7 11 से कट रहा है तो 231 से कटेगा। 231 से डिवाइड करने पे यह संख्या अगर 82 शेषफल दे रही है, कौन सी, 2 4 7 और 9 9, तो आप कहेंगे कि 82 इससे कम होती तो यह संख्या पूरी पूरी 231 से कट जाती, यानी कि वो 3 7 11 से कटती। हमने 82 घटा लिया, यानी हमें सबसे बड़ी संख्या जो मिल गई वो मिल गई 2 4 7 1 7, जो इससे कट रही है 231 से, यानी x की वैल्यू इतनी हो गई, y की वैल्यू इतनी हो गई। वैल्यू पुट करके आंसर निकाले। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि दो वस्तुएं 10,591 में बेची जाती हैं, मतलब प्रत्येक 10,591, एक पर 19% का लाभ होता है, दूसरे पे 11% की हानि होती है। कहा गया कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 19% लाभ पे बेचेंगे यानी CP के 119% पे बिकेगा। ये दिया गया 10,591 पहली वस्तु के लिए। ठीक है, नहीं अगर पहली वस्तु का CP1 माने तो CP1 का 119% इतना है, और दूसरी वस्तु को 11% हानि पे बेचते हैं। हानि पर बेचने का मतलब CP2 अगर 11% नुकसान पे बेच रहे हैं यानी 89% में बेच रहे हैं, यानी CP2 का 89% आपको दिया गया 10,591। तो यहाँ से आपका CP1 निकल के आ जाएगा, यहाँ से CP2 निकल आएगा, यहाँ से पहले पे लाभ, यहाँ पे दूसरे पे हानि पता चल जाएगा, फिर आपको टोटल लाभ या हानि पता चल जाएगा। आपको कॉस्ट प्राइस दोनों का पता ही है, या आप ऐसे कहें कि यहाँ से पहले का कॉस्ट प्राइस, यहाँ से दूसरे का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस पता है, दोनों की सेलिंग प्राइस पता है, आप प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। और टोटल 10,591 टोटल सेलिंग प्राइस है, और दोनों का कॉस्ट प्राइस आप निकाल लेंगे, उसमें से घटा लेंगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। परसेंटेज में निकाल लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बाकी आराम से कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट को मैं छोड़ता चल रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना किलो। क्योंकि अगर आयत की लंबाई 3 गुना कर दी जाए, यानी लंबाई L थी तो अभी कितनी हो गई 3L हो गई। ठीक है, और कहा गया चौड़ाई आधी कर दी जाए, यानी चौड़ाई अगर 2B थी तो अभी कितनी हो गई B। तो कहा गया मूल आयत के और प्रारंभिक आयत के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। आपको क्षेत्रफल का अनुपात नहीं, पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा L × 2B यानी 2LB, अभी कितना हो गया 3L × B 3LB, तो इसी का अनुपात पूछा गया था, तो आप LB काट देंगे यानी 2:3 हो गया। कहा गया एक कक्षा में 90 छात्र हैं जिसमें 60% लड़के, 60% कितना हो गया 54 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं 40% यानी 36। कहा गया लड़कियों का औसत 70 है, लड़कियों का औसत 70 है, यानी कि इनका औसत 70 है और लड़कों का औसत 62 है। तो आपको दोनों का परिणामी औसत निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, आप अगर कहें ऐसे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉयज़, यहाँ पे लिख रहा हूँ गर्ल्स,
बॉयज़ का रेशियो कितना है, बॉयज़ का एवरेज कितना है 62 और गर्ल्स का एवरेज कितना है 70। ओवरऑल हम मान लेते हैं x। तो आपको पता है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज़ हैं 60%, लड़कियां हैं 40%, यानी अनुपात है 3:2। यानी आपको यहाँ से पता चल रहा है कि भैया 62 मतलब x माइनस 62, एक मिक्सचर एलिगेशन लगा लो, और 70 माइनस x, इसका जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। तो 2 का इधर गुणा कर देंगे, यानी 140 माइनस 2x बराबर 3x माइनस 186। ठीक है, यानी आपका यहाँ से x 5x बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 8 4 12 326, यानी x बराबर हो जाएगा 65.2, यानी कि इनका रिजल्टेंट कितना हो गया 65.2। कहा गया राधा अपनी आय का 25% बचत करती है, यानी कि 100 कमाती है तो 25 बचा लेती है, यानी 75 क्या करती है खर्चा करती है। ठीक है, ये इनकम है, ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग। ठीक है, कहा गया अगर उसका खर्च 20% बढ़ जाए, यानी 75 से 20% यानी 15 बढ़ के 90 हो जाए, और आय कहा गया 29% बढ़ जाए, यानी आय 129 हो जाए, तो बचेगा कितना 39 रुपये। तो कहा गया बचत में वृद्धि प्रतिशत कितना हो। आप कहेंगे पहले बचत थी 25, अभी हो गई 39, यानी कितनी बढ़ी 14। अगर 25 पे 14 का प्रतिशत निकालें तो आप कहेंगे 14/25 गुणे 100, यानी 14 गुणे 4 यानी 56% हो जाए। सेविंग में कितनी वृद्धि हुई 56% की। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया वर्किंग 8 आवर्स अ डे 18 men डू 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज विल 25 men वर्किंग 6 आवर्स अ डे डू 5 यूनिट्स ऑफ वर्क। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू होता है M2D2H2 अपॉन W2, ये होता है। यानी अगर आप यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा M1, पहले कितने आदमी थे 18, कितने दिन लगाते थे 10 दिन, कितने घंटे पर दिन कार्य करते हो 8, कितने यूनिट कार्य करते थे 3। आप कहेंगे M2 कितना है, कितने आदमी 25, पूरे कितने दिन लगा रहे हैं, कितने दिन लगा रहे हैं, ये आपका 6 कितने दिन लगा रहे हैं ये निकालना है, कितने घंटे कार्य कर रहे हैं 6 बटे यूनिट कितना दिया गया 5। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। 5 से अगर इसको काटे तो 5 × 5 = 25 हो गया, 5 से कटेगा 2 हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, यानी D बराबर आ जाएगा 2 × 8 = 16। ठीक है, 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 गलत है, यहाँ पे 40 को काट के 16 कर लेना। तो फार्मूला याद रखना है M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि इफ 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, इसका मतलब हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा यानी 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, राइट। यानी आप कह सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो थीटा बराबर आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, थीटा बराबर 30 अंश रख सकते हैं, थीटा बराबर 30 अंश रख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा, यानी थीटा बराबर 30 अंश आ गया। अब थीटा बराबर 30 अंश आ गया तो सेक स्क्वायर 30 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस टेन स्क्वायर 30 यानी कि -1/3 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कि कॉस स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 3/4। इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या काम करना है, आपको मैंने बताया कि पहले वैल्यू पुटिंग करके देखेंगे, वैल्यू पुटिंग करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 1 आए, तो आप कहेंगे घटाने पे 3 आए, तो आप कहेंगे 4 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 3 आए, 4 और 1 हो जाएंगे, 4 × 4 और 4 में से 1 घटेगा 3, तो ऐसे साइन थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा बराबर 1/2 यानी थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश इसमें पुट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, कहा गया ये 246 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a man going in the same direction with a speed of 6 km/h in 9 seconds, then how much time will the train take to cross a 372 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ध्यान से देखिएगा, कहा गया 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा, यहाँ समान दिशा इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी होती है 240, और दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड हम मान लेते हैं x उसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगी क्योंकि वो व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति भी उसी दिशा में चल रहा है, यानी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी x - 6, ये हो गई स्पीड, लेकिन मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18 से गुणा कर दो, ये हो गई स्पीड, और स्पीड में टाइम से गुणा कर दो, टाइम है 9 सेकंड, 9 से 1 कटा 2 हो गया, 2 यहाँ जाएगा 480 हो जाएगा, 480 इससे कटेगा 96 हो जाएगा, यानी x बराबर 102 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। 102 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की स्पीड है। अब उसको पार कितना करना है, 372 मीटर लंबे सुरंग को, अगर सुरंग को पार करना तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 372 प्लस
240 बट्टे स्पीड कितनी है 102 गुणे 5/18, ठीक है। यानी आपका हो गया 3 2 5 1 6 612 बटे, ये आप 6 से काट दें, 6 से 3 कटेगा, 6 से 17 हो जाएगा, ये 17 × 5 = 85 गुणे 3 लिखा हुआ है। सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 से काटेंगे 17 × 5 = 85, 17 से काटेंगे ये आपका हो जाएगा 17 × 36 हो जाएगा, 36 × 108 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 21.6 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि यदि कोई दुकानदार 12% छूट देकर वस्तु को 176 में बेचता है, यदि वो व्यक्ति कोई छूट नहीं देता है तो वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखो कहा कि 12% छूट, 12% छूट के बाद वो बिकेगी कितने में 88%, 88% कितना दिया गया 176, 88% 176 यानी 1% बराबर 2, यानी कि मार्केट प्राइस कितना हो गया 200। अब कहा गया कि अगर वो कोई छूट ना दे यानी 200 में बेचे तो 25% का लाभ होता है, यानी कि सीपी पे 25% का लाभ, यानी कि सीपी के 5/4 पे बिकेगी, और ये बराबर आपको दिया गया सेलिंग प्राइस यानी कि 200, यानी कि अगर 200 में बेचे 25% का लाभ, यानी सीपी का 5/4 200 के बराबर, ये 5/4 अगर 200 के बराबर 1/4 40 हो जाएगा, यानी सीपी बराबर 40 × 4 यानी कि 160। अगला प्रश्न देखो, दोनों अलजेब्रा से अच्छे प्रश्न थे। कहा गया x - 1/x = 5, तो इसकी वैल्यू फाइंड। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखो, अगर x³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो पहले वाले प्रश्न में बन जाएगा x³ - 1/x³ -5 अपॉन x³ - 1/x³ +7। अब होता है x - 1/x अगर पता है तो x³ - 1/x³ कितना होता है, अगर x - 1/x m हो तो x³ - 1/x³ कितना होता है m³ + 3m, ये तो होता है, यानी 5 का क्यूब 125 और +15 140 - 5 ऊपर बचेगा और 140 + 7 नीचे बचेगा, 140 में से 5 घटेगा 135 बटे 140 + 7 147 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, x - y 11 है, 1/x - 1/y इतना है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है x - y 11, अगर यहाँ पे हर बराबर करें तो ये हो जाएगा y - x, देखो y - x यानी कि -x - y बटे xy बराबर 11/24, x - y 11, 11 से 11 कट गया, यानी xy बराबर आपका क्या -24, x - y बराबर -24। अब देखो सॉरी x y बराबर -24, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है x - y बराबर 11, यानी हम यहाँ से x को 8 ले सकते हैं, y को -3 ले सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का गुणनफल -24 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x का क्यूब 512 -3 का क्यूब यानी कि -27 होगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, और +x² y² यानी 8 × 24 का स्क्वायर यानी 576, जोड़ दो 2 7 9 6 15 के 5 हासिल आई 1, 7 1 8 2 10 1 11 हासिल आई 1 5 5 10 1 11। देखिएगा अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, कहा इन अ सर्कल द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज AD, द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज AC एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। इफ B इज एनी पॉइंट ऑन द कॉर्ड AC, OB = 7, OBA = 60, DOC = 60, तो आपको BC की लंबाई फाइंड करनी है। ध्यान से देखिएगा, मैं ड्रा कर रहा हूँ फिगर, देखो मैं इधर ड्रा कर दे रहा हूँ, ये आपका कोई वृत्त है, इसका व्यास क्या दिया गया है AD, अगर AC इसकी एक कोई जीवा है, ड्रा कर दीजिए, ये AC कोई जीवा है, ठीक है। कहा वृत्त का केंद्र O है, ये O केंद्र है, राइट। कहा जीवा AC पे कोई बिंदु B है, ये B कोई बिंदु है। कहा OB = 7 दिया गया, यानी OB = 7 दिया गया है। OBA यानी ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया, ये कितना दिया गया 60, ठीक है। कहा DOC यानी ये वाला एंगल आपको दिया गया, एक मिनट, ये वाला एंगल ये 60 दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया BC की लंबाई निकालो। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं जीवा DC को ड्रा कर दे रहा हूं, दिख रहा है, जीवा DC द्वारा वृत्त के केंद्र पे यानी कि सेंटर पे सबटेंडेड एंगल, वृत्त के केंद्र पे बना कोण 60 अंश है, तो परिध पे बना कोण 30 अंश हो जाएगा, यानी ये 30 हो गया, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 90। अब अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितने का हो जाएगा 30 का, ये 30 है, ये कितना है 120, देखिए 120 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 30 है। अगर ये 30 है, ये आप ऐसे देखो, आपको इतना समझ आया कि ये अगर 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। और आपको पता है 60 जो है इसका बाह्य कोण है, कौन से वाले ट्रायंगल का, देखिए इस वाले ट्रायंगल का 60 बाह्य कोण है, तो अगर 60 बाह्य कोण है और ये वाला कोण 30 अंश है, तो ये वाला कोण कितने हो जाएगा 30 अंश। अब ट्रायंगल OBC को देखिए, इसके दो कोण बराबर हैं, कौन कौन से, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। इट मीन्स कौन कौन सी भुजा बराबर होगी BC, और कौन सी भुजा बराबर होगी OB, यानी OB बराबर BC हो जाएगा, और OB और BC दोनों 7 हो जाएंगे, क्योंकि BC OB की लंबाई 7 है तो BC भी 7 हो जाएगा। चलो ये प्रश्न देख लो, कहा 16x² + y² = 48,
एक्स वाई बराबर 2, तो आपसे पूछा गया है कि 64x³ प्लस वाई क्यूब। अब देखो 16x² प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं बात करूँ 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 16x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 16x² वाई स्क्वायर, ये 48 हो गया, और प्लस 8xy 16, ये भी यानी कि ये हो गया 48 16 64, यानी 4x प्लस वाई बराबर 64, यानी हम कह सकते हैं 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 8y बराबर 8। अब 4x प्लस 8y अगर 8 है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y बराबर 4, ठीक है, या ऐसे करो 4x प्लस वाई बराबर 8। अब इसका क्यूब कर दो, अगर इसका क्यूब करोगे तो कितना मिल जाएगा 64x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 इंटू एक्स वाई, यानी 4xy, xy बराबर 2 है तो 4xy 8 हो जाएगा, इंटू 4x प्लस वाई यानी कि 8, ये बराबर आपका हो जाएगा 8 का क्यूब 512, यानी आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 8 24, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 8 24 तियाँ, सॉरी 8 8 64 तियाँ, 64 तियाँ होता है 192, यानी इसमें से 192 घट जाएगा, यानी 64x³ प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा 320। आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, अदरवाइज आपको क्या काम करना है, आपको 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, जो कि आ गया 64, यानी 4x प्लस वाई बराबर 8, उसी का क्यूब कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, अगर त्रिभुज ABC में AB और BC की ओर 2 बिंदु D और E हैं। ये प्रश्न मुझे देखिएगा, AB और BC पर 2 बिंदु, ठीक है, AB और BC पे 2 बिंदु, यानी ये B है, ये A है, ये C है, इस पे बिंदु D है, इस पे बिंदु E है, ठीक है। अच्छा, कहा ADE बराबर कोण B, कोण ADE यानी ये वाला कोण B के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका बाह्य कोण किसी एक कोण के बराबर हो ही नहीं सकता, यानी आपका ये इसको एंगल ए को ई को जीरो करना पड़ेगा, एंगल ई को अगर जीरो करना पड़ेगा, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ गलत है, इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आया होगा, सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन जैसा कि यहाँ पे दिया गया ADE बराबर कोण B, यानी ADE ये वाला कोण है, कोण B के अगर बराबर हो जाएगा तो आपको पता है ADE बाह्य कोण है, बाह्य कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो अगर B के ही बराबर हो जा रहा है यानी एंगल ए जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहा कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, अगर दोनों में से 5 घटा दिया जाए। अब देखो, अगर पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 7x है, दोनों में से 5 घटाएगा, इसमें से भी 5, इसमें से, तो ये 4:6 हो जाता है, 4:6 यानी कि 2:3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 15x माइनस 15 बराबर 14x माइनस 10, यानी ये x बराबर हो जाएगा 5। अब x बराबर 5 हो गया तो दोनों संख्याओं का योग यानी 5 7 12x, x बराबर 5 तो 12x बराबर 60। देखो, कहा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है ये जान लो, उसके बाद ये क्वेश्चन करो। चक्रीय चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, बस इतना भी जानो। क्योंकि इसके 2 विकर्ण हैं AC और BD, एक दूसरे को E पे काटते हैं, AC और BD हैं जो E पे काटते हैं, ठीक है। अब आपको दिया क्या गया, उस कोणों की बात कर लेते हैं। क्योंकि DEC जो कोण है ये 138 अंश है, ये वाला कोण 138 का है, ठीक है। अच्छा, DAC यानी ये वाला कोण 35 अंश का है, ठीक है। तो BCA की वैल्यू पूछी गई, BCA की। अब ध्यान से देखिए, अगर BCA की वैल्यू बतानी है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, ये 35 है, ये 138 है, तो ये कितना हो जाएगा 103 का, ठीक है, ये 103 का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से है। इसका मतलब देखो, इस जीवा द्वारा अगर वृत्त के केंद्र पे बना, इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण 103 अंश है, तो इसी जीवा द्वारा यहाँ पे बना कोण कितना हो जाएगा, ये भी वृत्त के परिधि पे बनेगा, यानी ये भी 103 अंश हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी आपको पता है ये 138 है, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा 103, क्योंकि ये बाह्य कोण है। अब देखो, जीवा ये भी, चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज यानी चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पे होंगे। अब वृत्त के परिधि पे अगर इस जीवा AB द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना, वृत्त के परिधि पे बना कोण 103 अंश है, तो ये वाला कोण भी वृत्त के परिधि पे इसी जीवा द्वारा बना है, यानी ये भी 103 अंश का हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट के पहले प्रश्न पे आ जाता है, क्योंकि x - 1/x = 1, x पावर 8 + 1/x पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, x - 1/x कितना है 1, तो यहाँ से x² + 1/x² निकालोगे कितना हो जाएगा, अरे 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3, ठीक है। x पावर 4 + 1/x पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7। x पावर 8 + 1/x पावर 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47। ऐसे कर लेंगे। देखो, x पावर 4 + 1/x पावर 4 बराबर 729 है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से x² + 1/x² कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 729 + 2 यानी 727 + 2 यानी 729, 729 का वर्गमूल 27। अब अगर x² + 1/x² 27 है तो x - 1/x कितना होता है, अंडर रूट में x² + 1/x² -2 यानी कि 27 - 2 25, 25 का वर्गमूल 5।
कहा गया एक पुरुष और एक महिला एक काम को करने में 66 दिन लेते हैं, यानी कि पुरुष और वीमेन मिलकर 66 दिन में करते हैं। क्योंकि ये पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, यानी कि पुरुष 3 करता है तो महिला 2 करती है। तो कहा गया 6 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करें। आप मान लीजिए ना कि एक पुरुष 3 यूनिट करता है, एक महिला 2 यूनिट, दोनों मिलकर 5 यूनिट 66 दिन में करते हैं, यानी टोटल कार्य हो गया 66 × 5। अब अगर 6 पुरुष करेंगे यानी कि 18 एक दिन में ये करेंगे, 2 महिलाएं यानी 4 ये करेंगे, यानी मिलके कितना करेंगे 22। एक दिन में 22 करना है, 66 × 5 यानी 330 करना है, 22 एक दिन में हो रहा है, तो समय कितना लगेगा 22 से डिवाइड करेंगे यानी कि 15। कहा कि एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी 100 की वस्तु पे 30% ज़्यादा यानी 130 लिखता है, और 10% की छूट यानी कि 13 का डिस्काउंट देता है यानी 117 का बेचता है। अब कहा 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रदान करनी पड़ेगी। देखो पहले बताओ, 100 रुपये में खरीदता है, 117 में बेचता है, कितने का छूट मिलता है, वो कितने का प्रॉफिट होता है 17% का। अब कहा कि 6.5% का और छूट चाहिए, यानी उसे कितने का चाहिए, कितने का लाभ चाहिए, अभी 17% का हो रहा है, यानी 23.5% का लाभ चाहिए, यानी 123.5 में बेचना है उसे। अगर 123.5 में बेचना है तो छूट कितने की देनी पड़ेगी, 130 पे 6.5 की, और अगर 130 पे 6.5 की छूट हो रही है यानी कितने परसेंट की छूट देनी पड़ेगी, 5%। समझ में आया ना। 117 पे बेच रहा है यानी 17% का लाभ हो रहा है, हमें 6% और चाहिए यानी 23.5% चाहिए, यानी 100 पे 100 मतलब 23.5 यानी 123.5 में बेचना पड़ेगा। अगर 130 की वस्तु को 123.5 में बेचना है यानी डिस्काउंट 6.5 रुपये का, 130 पे 6.5 5% के बराबर है। कहा गया त्रिभुज ABC और DEF सिमिलर है, ABC का क्षेत्रफल 13.5, DEF का क्षेत्रफल 24, भुजा BC इतना तो EF। अब होता है अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC की भुजा BC बटे त्रिभुज DEF की भुजा EF, इसका जो स्क्वायर होगा इसके अनुपात का स्क्वायर वो इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, कि इसका क्षेत्रफल है 13.5, इसका क्षेत्रफल है 24। अब आप यहाँ से EF की वैल्यू निकाल सकते हैं, BC है 3.15 बटे EF इसका स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो ये 27 हो जाएगा बटे 48 हो जाएगा, 3 से काट दोगे 16 हो जाएगा, 3 से काटोगे 9 हो जाएगा, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं 3.15 बटे EF बराबर 9 का वर्गमूल 3 बटे इसका वर्गमूल 4, यानी EF बराबर हो जाएगा 1.05 × 4 यानी 4.2 हो जाएगा। कहा कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,474, इसके बाहर एक वृत्ताकार पथ है जो 3.5 मीटर चौड़ा है, तो सड़क का क्षेत्रफल बताओ। अब देखो अगर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है πr² यानी 22/7 पूरे रेडियस का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये बराबर कितना है 12,474। 11 से काटो 11 दूना 22, 11 से काटो 11 1 11, 1 14 11 1 11, 3 37 11 हैं, ये 34 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14 यानी 567, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7 × 81, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 7 × 9 यानी कि 63। अब अगर इसके चारों तरफ 3.5 मीटर का सड़क बनानी है, आपको पता है सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई × कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर तो इतना है 63, स्मॉल आर कितना है 63, और कैपिटल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा आपका, कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 63 प्लस चौड़ाई, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 63 प्लस 3.5 यानी 66.5। अब आप आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी आर प्लस आर, ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर प्लस आर यानी 66.5 प्लस 63, ये हो जाएगा 6 6 12 129.5 और गुणे आर माइनस आर यानी कि 3.5, यानी ये कटेगा 0.5 इसमें 11 गुणे 129.5 यानी 11 में 130 यानी कि 1430 हो जाएगा, इसमें से 5.5 घटा देना यानी कि 1424.5 आपका एरिया हो जाएगा। तो आपको बस याद रखना है कि सड़क का क्षेत्रफल पाई × कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। ये वाला प्रश्न मैंने करवाया, कहा कि मिस्टर एक्स ने 20 रुपये का एक दुकान से कुछ खरीदा, उसने दुकान के मालिक को 100 रुपये का नोट दिया, बदले में दुकानदार ने 5:4:1 के अनुपात में 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के दिए। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ। अब देखो उसने 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 5:4:1 के अनुपात में। अब अगर मैं बात करूं कि 5 सिक्के दिए होते 2 रुपये के, 5 रुपये के 4 और 10 रुपये के 1, तो कुल कितना रुपया हो जाता 10 20 और 10, यानी कि कुल कितना हो जाता 10 20 और 10 मिलके 40 रुपये। देखिए अगर 2 रुपये के 5 सिक्के मिलते उसको तो कितना रुपया हो जाता 10, 5 रुपये के 4 सिक्के यानी 20 और 10 रुपये के 1 सिक्का यानी कि 10 रुपये, यानी 40 रुपये टोटल होते। लेकिन उन्होंने बताया कि 40 रुपये ना होके उन्होंने 20 रुपये का दुकानदार से ख़रीदा था और 100 की नोट दी थी, यानी दुकानदार ने उन्हें वापस कितना करा होगा, उन्होंने 20 रुपये का सामान खरीदा 100 की नोट दी, यानी दुकानदार ने वापस कितना करा 80 रुपये,
यानी जो हमारा 40 रुपये आ रहा है वास्तव में वो 80 के बराबर है। यानी हमारा जो सिक्का 5 माना है वो 5 का 2 गुना है, जो 4 माना है वो 4 का 2 गुना है, जो 1 माना है वो 1 का 2 गुना है। हमसे पूछा गया था 5 रुपये के सिक्कों संख्या, हमने 4 माना था, 4 ना होकर 4 दूनी 8 सिक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहा कि 2x² माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू दिस वन, तो आपको 8x³ माइनस 1/x³ निकाल। अब देखो 8x³ माइनस 1/x³ निकालने के लिए 2x माइनस 1/x पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं 2x² माइनस 1 यहाँ से निकालूँ तो ये 8x हो जाएगा, यानी अगर मैं x से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8। अब आप देखिएगा अगर मैं क्यूब कर दूँ तो इसका तो ये मिलेगा 8x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 भी, यानी माइनस 3 इंटू 2 इंटू x इंटू 1/x, यानी कि 3 इंटू 2 बचेगा, इंटू a माइनस बी यानी कि 8, ये बराबर हो जाएगा 8 × 64 = 512, यानी यहाँ से 3 दूनी 6 8 48, 48 इधर जुड़ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 512 यानी 560। 8x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा 560। कहा गया एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है यदि AB बराबर इतना BC बराबर, देखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको कहने का मतलब यह है कि एक वृत्त खींचा गया यानी अंतःवृत्त इस प्रकार से, और अगर ये इस प्रकार से कोई चतुर्भुज इसको चारों भुजाओं मतलब कोई वृत्त इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है तो आपको पता होना चाहिए कि ADC प्लस AB बराबर होता है आमने सामने की भुजाओं का योग कुल मिला के बराबर होता है। अब बराबर करने के लिए आपको पता हो गया AD प्लस BC बराबर हो जाएगा AB प्लस CD। आपको निकालना क्या है AD, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा BC इधर घट जाएगा, यानी कि AB 8.4 प्लस CD 5.6, इसमें से घटाएंगे कितना BC 9.8, 8 5 13 1 14 में से इतना घटाएंगे यानी। देखो एक प्रश्न लोग बता रहे हैं ऐसा भी आया था, प्रश्न क्या है कि अगर 30A 6 8B 11 से विभाज्य है तो B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर A बड़ा है B से। ध्यान से देखिएगा, आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर पता है तो ये प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। अगर 30A 6 8B अगर ये 11 से कट रहा है तो इसके अल्टरनेट डिजिट का जो सम होगा यानी कि B + 6 + 0 यानी 6 + B, और 3 + A + 8 यानी 11 + A, इनका जो अंतर होगा अंतर निकालिए तो 6 + B - 11 - A, ठीक है। या आप अंतर उल्टा ले लीजिए, देखो अगर अंतर इधर से लेंगे तो हो जाएगा 11 + A - 6 - B, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो 11 के टेबल का होगा, यानी 11/A कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आप देखें तो ये हो जाएगा A - B + 5, ये 0 अगर करेंगे तो A - B बराबर -5 हो जाएगा। अब A अगर B से बड़ा है तो A - B कभी निगेटिव हो नहीं सकता, यानी 0 ले नहीं सकते, यानी A - B + 5 बराबर 11, यानी हम कह सकते हैं A - B बराबर 6। अब A - B बराबर 6, तो हमें अगर B की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो A के लिए वैल्यू मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, यानी A बराबर 9 रख लो, B बराबर 3, यानी B की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अगर A बड़ा है B से तो, ठीक है। देखो कहा गया त्रिभुज ABC में C बराबर 90 अंश ड्रा कर लो, ये C है, ये A है, ये B है, ठीक है। AC बराबर 2√10, QBC का मध्य बिंदु यानी Q है ये, ठीक है। AQ का मान ज्ञात करिए, देखिए इसका मान ज्ञात करना है। AB बराबर 10 दिया गया, AB बराबर 10 है, ठीक है। अब देखिएगा अगर AB 10 है तो आप यहाँ से BC निकाल सकते हैं, ये 100 हो गया, ये 40 हो गया, यानी ये 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ से BC बराबर कितना हो जाएगा √ में AB² यानी कि 100 माइनस AC² यानी 2 दूनी 4 दाम में 40 यानी 60। 60 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 60, यानी √60 ही रखो, ठीक है। अब अगर ये पूरा √60 है या 2√15 कह लो, यानी BC 2√15 यानी ये √15 हो जाएगा। अब आपसे AQ की लंबाई पूछी गई, AQ बराबर कितना हो जाएगा √ में ये 40 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और धाम में 40 और ये 15, 40 15 55 हो जाएगा रूट का, ठीक है। कहा गया एक यात्रा की कुल दूरी 370 है, 100 किलोमीटर के बाद ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है जिसके कारण 36 मिनट की यात्रा में देरी हो जाती है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या है। अब देखो आपको पता है 370 किलोमीटर कुल तय करने थे, लेकिन 100 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी स्पीड कम हो जाती है, यानी कि 270 में कमी आई है स्पीड में। बाकी 100 किलोमीटर तो हम वास्तविक गति से तय करें, यानी 270 को अगर हम x से तय करें और 270 को x से 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम से तय करें तो हमारी जो समय में अंतर आता है वो 36 मिनट का आता है। 36 मिनट बोले तो 3/5 घंटे। अब इसी को सॉल्व करना है। अब अगर इससे सॉल्व करना 3 से कर दो, यानी कि हो जाएगा 90/x माइनस 90/x - 5 बराबर 1/5। इसी को सॉल्व करना है, यानी हो जाएगा 90 पंचे 450। अच्छा हमने उल्टा कर लिया, 90 ये यहाँ पे माइनस लगाओ यहाँ पे, यानी हो जाएगा 450/x × x - 5 बराबर 1/5, यानी ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 450 गुणा ये 2250 हो जाएगा बराबर x × x - 5। x बराबर अगर 50 रखोगे
तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स बराबर 50 रख दो तो ये हो गया 50 गुणे 45। या आप ऐसे देखो हमने क्या काम किया, x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर कितना है, देखो ये x इंटू एक्स माइनस 5 अगर निकालो तो 5 गुणे 450 को 5 गुणे 10 गुणे 45 लिख लो, यानी 50 गुणे 45, 45 को लिख लो 50 माइनस 5। अब तुलना कर दो तो x बराबर कितना मिल जाएगा 50, यानी कि 50 क्या हो गया ट्रेन की वास्तविक। ये प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे बी डी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब कहा गया कि दो संकेंद्रित वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 12 और 13 है, यानी ये छोटा वाला वृत्त होगा, ये बड़ा वाला वृत्त होगा, ठीक है। अब कहा गया दोनों की ए बी बड़े वाले वृत्त का व्यास है, ये ए बी बड़े वाले वृत्त का व्यास है और बी डी इसकी स्पर्श रेखा है, देखिएगा बी डी है स्पर्श रेखा, ठीक है। अब देखो अगर ये ओ केंद्र है, जैसे ओ डी को मिला देंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओ डी छोटे वाले वृत्त के लिए त्रिज्या, अगर व्यास 12 है तो त्रिज्या 13। ओ बी बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या है, नहीं ये 6.5। अब आपको बी डी निकालना है, आपको पता है पाइथागोरस लगा देंगे, ये 6.5 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 13/2 यानी 169/4 माइनस 36, यानी 36 चौको 144, यानी कि 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 5/2 हो जाएगा। देखो 5/2 कैसे हो जाएगा, ये हमारा 6 है, ये 6.5 है, तो ये बी डी की लंबाई पूछी गई थी, तो बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 6.5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। कहा गया 11 संख्याओं का औसत 56 है, 11 का संख्याओं का अगर औसत 56 है तो 11 का योग कितना हो जाएगा, 11 गुणे 56 यानी 11 छक्के 66, 11 पच्चे 55 और 6 61 यानी 616, ठीक है। क्योंकि पहली 3 का औसत 52, पहली 3 का औसत कितना है 52, तो पहली 3 का योग कितना हो जाएगा 156। अगली 5 संख्याओं का औसत अगर 60 है तो अगली 5 का सम कितना हो जाएगा 300। 9वीं संख्या और 10वीं संख्या कहा गया 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है, यानी 11वीं संख्या को अगर हम x माने तो 9वीं संख्या कितनी हो जाएगी x+3 और 10वीं संख्या कितनी हो जाएगी x+1। अब देखो 3 संख्याएं ये हैं, 5 संख्याएं ये हैं, 8 हो गई, 9 10 11, यानी कि अगर सबका योग निकालें तो 11 संख्याओं का योग आ जाएगा, यानी हो गया 156 + 300 456 और 460 + 3x योग आ रहा है सबका, और ये बराबर आपको 616 दिया गया है, यानी 460 + 3x बराबर 616, यानी आपका यहाँ से 3x बराबर हो गया कितना हो जाएगा 6 5 और ये कितना हो जाएगा 156, यानी कि 3x बराबर 156 यानी x बराबर 52। तो आपसे x बराबर 52 अगर आ गया, x बराबर 52 तो आपसे पूछा क्या गया 9वीं संख्या और 11वीं संख्या का औसत निकालिए। 9वीं संख्या है आपकी x+3 और 11वीं संख्या है x, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, अरे देखो x + 3/2 यानी कि 2x + 3/2 यानी कि x + 1.5, x बराबर 52 तो x + 1.5 बराबर 53। बेसिकली आपको करना क्या है, सभी संख्याओं का योग निकालना है। सभी संख्याओं का योग ऐसे भी निकाल सकते हैं, फुटकर में निकाल के बराबर कर देंगे टोटल के इसके, बस आपका x की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो भी कहा गया होगा वो कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से ऐसे क्वेश्चंस में जाना ठीक रहेगा। अदरवाइज आप क्या काम कर सकते हो, ये हो गया 3/cos θ + 4cos θ = या -4√3 = 0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4cos² θ -4√3 cos θ + 3 = 0। यहाँ पे वो सीधी धराचार्य लगा देंगे, यानी यहाँ से हमारा cos θ = आ जाएगा -b यानी कि 4√3 + √b² यानी 4 चौको 16 3 48 -4ac यानी 4 चौको 16 3 48 बटे 2a यानी कि 8, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये कट जाएगा यानी 4√3/8 यानी √3/2 cos θ बराबर √3/2 यानी थीटा बराबर 30 थीटा बराबर 30। अब थीटा बराबर देखो cos θ बराबर √3/2 sec θ कितना हो जाएगा 3 × 2/√3, ठीक है, +4 × √3/2 तो कितना हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 2√3 और दोनों घट के 4√3 हो जाएंगे, ठीक है, दोनों जुड़ के 4√3, 4√3 से कट जाएगा 0। तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो जी। अगर 0 देखो 0 तो पुट नहीं करना था क्योंकि 3 + 4 7, 7 में से 4√3 घटेगा कभी 0 होगा नहीं, तो 30 से ही ट्राई करना था। कहा गया दो समान धनराशियों को 6% और 10% की दर से साधारण ब्याज पे निवेश किया जाता है, पहली बार t वर्ष के लिए, दूसरी बार t-2 वर्ष के लिए, और दोनों राशि से ब्याज भी समान मिलता है। मिश्र धन 1105 फाइंड द सम, धनराशि याद करिए। देखो आपको पता है 6% पे इन्वेस्ट करा जाएगा t वर्ष के लिए, यानी ब्याज कितना देगा 6t। 10% से t-2 यानी कि 10 टाइम्स ऑफ t-2 ये ब्याज देगा, और दोनों बराबर है, यानी आप कह सकते हैं 6t बराबर 10t-20 यानी 4t बराबर 20 यानी t बराबर आपका 5 हो गया। अब आपसे कहा गया मिश्र धन अगर 1105 हो तो धनराशि याद करिए। मिश्र धन अगर 1105, आपको पता है अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा जाता है 6% की दर से कितना ब्याज मिलेगा 30%, यानी वस्तु हमारी राशि कितनी हो जाएगी 130% यानी 1.3 गुना, यानी कि हमारा नेट अमाउंट हो जाएगा 1.3 गुना, यानी जो हमारा अमाउंट है वो 1.3 प्रिंसिपल के बराबर हो। 1.3 प्रिंसिपल कितना दिया गया 1105, यानी काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा।
13 7 91, 13 8 104, 13 5 65, यानी अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा 850। देखिए टी बराबर 5% 5 साल के लिए 6% की दर से 30% ब्याज मिल जाएगा, यानी 1.3 गुना हो जाएगा मूलधन। ये मूलधन का 1.3 गुना अगर 1105 है तो मूलधन 850 हो जाएगा। कहा गया 45,200 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि A के पास B की अपेक्षा 10.2/3% ज़्यादा है, A के पास C की अपेक्षा 33.1/3% कम है, तो B का धनराशि बताइए। देखिए कहा गया A के पास B की अपेक्षा 10.2/3% ज़्यादा है। देखो A, B और C की बात करें, ठीक है। देखो C की अपेक्षा A के पास 33.1/3% कम है, यानी कि अगर A के पास C अगर 300 है तो A के पास 200 है। और कहा गया A के पास जो राशि है वो 10.2/3% ज़्यादा है, किससे B से, ठीक है। तो आप कहेंगे अगर B से 10.2/3% ज़्यादा होने का मतलब कि B के ये कितना हो जाएगा, B से 32/3% ज़्यादा, यानी कि B का 332/300 है A, यानी कि B कितना हो जाएगा, B गुणे 332/300 बराबर 200, यानी कि B बराबर हो जाएगा 200 गुणे 300/332, यानी B की वैल्यू आ गई, यानी B का अनुपात कितना हो गया 200 गुणे 300/332, ये B हो गया। अब आप अनुपात निकाल लो तो 2 0 2 0 2 0, ठीक है। 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब 332 से गुणा कर दो, यानी ये हो गया 664, ये हो गया 600, ये हो गया 996, ठीक है। अब ये अनुपात हो जाएगा आपका, तो आप जोड़ लीजिएगा, यानी कि आपसे पूछा क्या गया, B की धनराशि बताइए। B की धनराशि कितनी हो जाएगी, B की धनराशि 600 आउट ऑफ, जोड़ लो 6 4 10 हासिल आई 1, 9 1 10 6 16 के 6 हासिल आई 1, और 9 1 10 6 16 6 22, यानी 2260। ये 45,200 है, यानी ये इसका 20 गुना है, यानी कि B के पास 600 गुणे 20 यानी कि 12,000 रुपये होंगे, ठीक है। समझ आ गया। तो आपको बस ऐसे कर लेना था, या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ABC लिखते। कहा गया A के पास B की अपेक्षा 10.2/3% ज़्यादा, यानी B के पास 300 है, तो इसका 32/3 यानी 332 A के पास है, ठीक है। और कहा गया A के पास C की अपेक्षा 33.1/3% कम है, यानी कि जो C के पास राशि होगी इसकी कितनी गुना होगी, 3/2 गुना, 3/2 गुना होगी। यानी 332 का 3/2 गुना कितना हो जाएगा 448, ठीक है। अब इसी का जोड़ लेना था, या आप 4 से काट देते, 4 से काटते 4 8 32 से 83 हो जाता, 4 से 75 हो जाता, 4 से 112 हो जाता। अब जोड़ लेते, यानी कि B के पास 75 हिस्सा था। देखो B के पास 75 हिस्सा था, आउट ऑफ कितना 83 75 112, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 5 7 3 10 और 1 1 2 7 9 8 17 हासिल आए 1 1 1 2, यानी 270, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाता, और मतलब 75/270 हिस्सा हो जाता। 5 से काटते थे, 5 से काटते तो ये 15 से कट रहा है, 15 5 75, 15 से कटता तो ये 15 1 15 15 ये 5/18 हिस्सा हो जाता। अब 5/18 हिस्सा निकाल लेते हैं इसका। 5/18 हिस्सा कैसे निकलता है, 5/18 गुणे 4 5 2 12 0, 18 से कटा 18 दूना 36, 18 चौको ये 24 हो जाता, 5 गुणे 24 12,000। कहा गया 640 किलोग्राम सामान का कुछ भाग 20% लाभ पे, 20% लाभ पे कुछ सामान बेचा गया, कुछ 5% हानि पे बेचा गया, 5% हानि पे, और अंत में 15% का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। अब आप देखिए मिक्सचर एलिगेशन लगाइए, 20 में से 15 घटेगा 5, 15 में से 5 घटेगा 20, यानी कि अनुपात कितना है, 5 चौको 20 5 एकम 5, ये 4:1 के अनुपात में है लाभ और हानि वाली वस्तु। आपसे पूछा क्या 5% हानि पे, यानी ये वाली वस्तु। आपको बताइए ये वाली वस्तु है एक हिस्सा आउट ऑफ 4 + 1 5, 1/5 हिस्सा किसका 640 का, यानी कितना हानि पे बेची गई, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, ये आपको बचेगा 1/14, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी 128 किलोग्राम 5% हानि पे बेची गई। तो ये थे क्वेश्चन जो आपके सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसी वजह से मैंने बेसिक से करवाया। बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको इधर दिख रही होगी, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, PDF आपको उधर ही मिलेगा। बाकी बहुत सारी वीडियोज़ आपको जो इधर दिख रहे होंगे सारी आपके लिए यूजफुल होंगे, आप जरूर देखें। लव यू ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गुड लक, आप अच्छे से एग्जाम दो, बहुत अच्छी एग्जाम होगा।